जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिन्हा और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसेंटली कंडक्टेड पेपर है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट की यूपीएससी ने कंडक्ट करा है उसकी, और उसमें भी खास तौर से हिस्ट्री सेक्शन की बात करेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको समग्र बैच के बारे में बता दूं। ये सिविल सर्विसेज के लिए हमारी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है और इसमें ये सारी पीवाईक्यूज कवर है, वो भी टॉपिक वाइज तरीके से। जैसा फॉर्मेट हम यूट्यूब पे यूज़ करते हैं ना, एक क्वेश्चन के साथ सारे ही पीवाईक्यूज, एसोसिएटेड पीवाईक्यूज, उस तरीके से हम बैच के अंदर कवर करते हैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली। और ये नंबर है जहाँ से आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हमने, और इसी के साथ ही हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं इसी पर्टिकुलर पेपर के। नाउ हम बात करेंगे इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन की। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच संस्कृतिस्ट एपिग्राफिस्ट वाज द प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द फर्स्ट क्रिटिकल एडिशन ऑफ द एपिक महाभारत स्टार्टेड इन 1919, यानी 1919 की बात है। और इसमें खास तौर से आपसे पूछ रहे हैं कि जो महाकाव्य महाभारत है इसका आलोचनात्मक संस्करण, मतलब क्रिटिकल एडिशन, आलोचना यानी क्रिटिकल एडिशन की बात कर रही है। और ये किस संस्कृतज्ञ या शिलालेखविद, एपिग्राफिस्ट का मतलब क्या होता है, जो शिलालेख वगैरह से जुड़े होते हैं उसे शिलालेखविद कहते हैं, एपिग्राफिस्ट, है ना। तो इन्हीं के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी। ऑप्शंस हैं भाऊदाजी, वीएस सुखतंकर, राजेंद्र लाल मित्र और आरजी भंडारकर। तो ये जो बात है ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कंप्लीट मैंने पढ़ाई है तीनों की तीनों एनसीईआरटी थीम वाली, यूट्यूब पे भी ये आपको मिल जाएगी। तो ये देखो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के नाम से इसमें बताया इन्होंने कि वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप बिगेन इन 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ अ नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट, नाम है वीएस सुक्तंकार। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी वीएस सुक्तंकार। कोई नई बात नहीं है इसमें, एनसीईआरटी जो थीम वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये जो इनिशिएटिव है ये विष्णु सीताराम सुक्तंकर जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुई थी, और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहीं पे ये कंडक्ट हुआ था, ठीक है। और बहुत लंबा चला था ये क्रिटिकल एडिशन, और इसी के साथ ही इसमें बहुत सारे नॉलेज हमें मिले। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं कि कौन सी जो टेक्स्ट है वो डिटेल्ड और कनेक्टेड अकाउंट बताती है बुद्ध के लाइफ से। ललित विस्तार, बौद्धायन धर्मसूत्र, महावग्गा और थेरी गाथा। तो ये आप जानते हो बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, अभी भी वो पीपीटी में लिखा ही हुआ होगा, है ना। ये आप पढ़ सकते हो, बेस्ट लेक्चर होने वाला, आपको जस्ट रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन। और ये बात साबित हुई 2024 में ना, हाँ 24 में भी क्वेश्चन आया, 25 में भी, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, और स्टेट पीसेस में तो आते ही हैं, ठीक है। और 2 सवाल आ गया था, वो मैंने पिन भी कर दिया है, तो जिन्होंने देखा उन्हें फ़ायदा हुआ। और ये लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था, हालांकि ये समग्र बैच का है, बट ये लार्जर गुड के लिए मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दिया था। तो इसमें ये सवाल हमने डिस्कस करा था कि बुद्ध की बायोग्राफी है और उनका कॉम्पोजिशन है। वैसे ये हेजियोग्राफी भी लिख सकते हैं, आप जानते हो हेजियोग्राफी बायोग्राफी ही होती है संतों की। तो ये एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। तो आपको बताना है कौन सी फुल फ्लेजेड बायोग्राफी है। मैंने बहुत सारा डिस्कशन करा था और आंसर भी लिख के दिया था कि ललित विस्तार की बात कर रहे हैं। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो आंसर क्या होगा, ललित विस्तार। यहाँ भी इन्होंने सेम बात पूछा है कि जो बुद्ध का जीवन है, जो गौतम बुद्ध का जीवन है, उनसे जुड़ी हुई एक डिटेल्ड और कनेक्टेड अकाउंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये क्या है, ललित विस्तार। और एनसीईआरटी में अगर आप देखना चाहो तो ये क्लास 11th की फिजिक्स वाली बुक है, उसका चैप्टर 3 है। उसमें इन्होंने खास तौर से बताया, जब वो डाल्टन के बारे में बताते हैं। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, हमने 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज़ पढ़ा है, उसमें मैंने आपको वैशेषिका स्कूल के बारे में बताया था, जिनके जो प्रोपाउंडर हैं, प्रतिपादक हैं, वो कौन हैं, वो कणाद हैं। कणाद ऋषि बहुत फेमस थे 6th सेंचुरी बीसी में। और इन्होंने बताया ना कि जिस तरह से चावल के दाने छोटे होते हैं, वैसे ही वर्ल्ड में जो एग्जिस्टेंस है वो एटम के रूप में होता है। बाद में आप जानते हो ये सारा क्रेडिट तो जॉन डाल्टन को ही मिलता है, आफ्टरऑल, कि एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने काफ़ी सारे बात करा सबसे पहले। बट वैशेषिका स्कूल ने सबसे पहले इस बारे में बता दिया था, जिनके फाउंडर कणाद ऋषि थे। और इसी में अगर आप पढ़ो तो इन्होंने बताया है कि जो एटॉमिक पिक्चर है वगैरह, ये एटम्स जो है वो इटर्नल, इनडिविजिबल और इनफाइनेटेसिमल और अल्टीमेट पार्ट होते हैं मैटर के।
देन इसमें बताया गया कि किस तरह से ये टर्म आया परमाणु वगैरह, और परमाणु अणु ये जो वर्ड है। फिर यहाँ इन्होंने बताया जो एटम का साइज है वाज ऑल्सो एस्टिमेटेड बाय कंजेक्चर और बाय द मेथड्स दैट आर नॉट नोन टू अस, मतलब कुछ मेथड का यूज़ करके, जो मेथड हमें नहीं पता है, उनसे एटम्स के साइज को एस्टिमेट किया गया था। और ललित विस्तार जो कि एक फेमस बायोग्राफी है बुद्ध की, ये मेनली सेकेंड सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी, है ना। तो इसमें भी इन्होंने बताया है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो एसोसिएटेड बात है ललित विस्तार के बारे में, कि फेमस बायोग्राफी है बुद्ध की, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी ये मेंशन्ड है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, और बाकी के भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ, और ये भी हमने पढ़ा है दोस्तों, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमने डिस्कस करा है। तो इस तरह के क्वेश्चन, इनफैक्ट ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये भी बैच में आपको मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी हमने थोरोली कवर करी है। अब इसमें अच्छा बाकी के ऑप्शन मैंने नहीं एक्सप्लेन करे, लास्ट क्वेश्चन के मैं बता देता हूँ। देखो भाऊ दाजी एक 19th सेंचुरी के स्कॉलर थे, फिजिशियन थे, है ना, और आर्कियोलॉजी में इनका भी योगदान है, बट ये इस पर्टिकुलर फैक्ट से जुड़े हुए नहीं है। राजेंद्र लाल मित्र के बारे में ज़रूर याद रखना कि ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इंडोलॉजिस्ट हैं। देन आरजी भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये फेमस संस्कृत स्कॉलर हैं, और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनको फाउंड करने में इनका अहम योगदान है। हाँ, इसमें देखो ललित विस्तार के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक महायान बौद्ध ग्रंथ है, ये बात याद रखना, महायान से जुड़ी हुई है। और ये बात तो आप समझते ही हो, हीनयान और महायान में जो फ़र्क है वो मेजर यही है कि महायान से बुद्ध को एज अ गॉड के रूप में देखा जाने लगा, है ना। तो बुद्ध के जीवन का जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक सारी चीज़ों का कर्मबद्ध वर्णन है, इसलिए इसे डिटेल्ड और कनेक्टेड अकाउंट कहते हैं। देन बौधायन धर्मसूत्र, ये एक तरह का वैदिक धर्मसूत्र है। तो इसमें सोशल और रिलीजियस रूल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन है। तो गौतम बुद्ध के जीवन से इनका संबंध नहीं है। महावग्गा, देखो ये ना जो वग्ग वगैरह आ जाएगा तो आप समझ लेना कि ये कोई बुद्धिस्ट बुक ही है, और ये विनय पिटक का पार्ट है। आप जानते हो 3 पिटक हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो इसमें से जो विनय पिटक है उसका एक हिस्सा है महावग्ग, और इसमें संघ के नियमों की बात है और उससे एसोसिएटेड कुछ घटनाएं हैं, लेकिन बुद्ध के जीवन का पूर्ण वर्णन नहीं मिलता है। थेरी का आता तो आप जानते हो नंस ने लिखा है, ये क्वेश्चन भी आया था ना सीडीएस में, है ना। तो ये बुद्ध की जीवनी नहीं है, तो भिक्षुणियों के द्वारा ये लिखा गया है, बुद्धिस्ट मंक्स के द्वारा, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, A 150 CE inscription of a Saka ruler Rudradaman and a 5th century inscription at the same place of the time of Gupta king Skandagupta refer to which one of the following। इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि एक 150 ईस्वी की एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है, और इसमें शक राजा रुद्रदामन के अभिलेख की बात है, और उसी जगह पे गुप्त राजा स्कंदगुप्त के टाइम के अभिलेख का उल्लेख है। तो किस चीज़ के बारे में बात करता है ये? रुद्रदामन का भी अभिलेख है और गुप्त राजा स्कंदगुप्त का भी अभिलेख है, और टाइम पीरियड देखो काफ़ी अलग है। ये 150 AD की ये बात है और ये 5th सेंचुरी की बात है। क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन ये है कि 150 ईस्वी में शक शासक रुद्रदामन के अभिलेख है, और उसी जगह पे गुप्त राजा स्कंदगुप्त के भी अभिलेख हैं। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों में लिखा जाता है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया अभिलेख वगैरह का क्या मतलब है ना बैच के अंदर। आप देखो इसमें ये कह रहे हैं किंग अशोक विजिट टू द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, दूसरा कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंशियंट थिएटर, तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ राजसमंद लेक, चौथा कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो रहे तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो प्रीलिम्स के लिए या सीडीएस वगैरह के लिए अगर आप अपेयर कर रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कई बार पीवाईक्यू में पूछ रखा है, तो ये आपके ठीक होने चाहिए। किनशिप कास्ट एंड क्लास वाला चैप्टर मैंने बहुत थोरोली पढ़ा है यूट्यूब पे भी। तो देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि जो शक रूलर है 2nd सेंचुरी AD के आसपास का टाइम पीरियड, ये कह रहे हैं रुद्रदामन के नाम से, और इन्होंने ही सुदर्शन लेक को रीबिल्ड करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। और इसी के साथ ही आप देखो तो बीपीएससी वगैरह में भी इन्होंने पूछ रखा है पहले ही कि सुदर्शन लेक वगैरह, जो कि ये रॉक इंस्क्रिप्शन भी बताता है 2nd सेंचुरी के आसपास जो लिखा गया कि सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है, और ये किसने रिपेयर करा था? तो ये रिपेयर करा था रुद्रदामन ने। देन इसके बाद ये क्वेश्चन भी है कि सातवाहन ने रिपेयर कराया नहीं। तो इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये जो क्वेश्चन है ये किसकी बात कर रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो ये जूनागढ़ का अभिलेख है ना, ये ज़रूर याद रखना। ये जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, तो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है ये। और 150 CE का मतलब यहाँ पे रेफरेंस क्या है? 2nd सेंचुरी का मतलब वही हुआ ना, है
है ना। सेकेंड सेंचुरी का मतलब क्या होगा 150 AD, अगर बिल्कुल स्पेसिफिक देखें तो उस टाइम पे रुद्रदामन फर्स्ट जो कि किस पर्टिकुलर डायनेस्टी से है, तो ये शक रूलर हैं, ठीक है। तो शक रूलर रुद्रदामन ने अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। और इसी के बाद ही आप देखो तो 5th सेंचुरी में स्कंद गुप्त आते हैं जो कि गुप्त रूलर है। तो दोनों ही इंस्क्रिप्शन ये बताता है सुदर्शन लेक की हिस्ट्री से डील करता है। और वैसे कहते हैं कि ये जो लेक है ये ओरिजिनली मौर्यन पीरियड के टाइम पे ही बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उनके टाइम पे ये बना था, बट बाद में बहुत बार रिपेयर हुआ। अशोक के टाइम पे भी कहते हैं रिपेयर हुआ। देन इसके बाद शक रूलर ने भी रिपेयर करा, क्योंकि जब बाढ़ आई थी तो ये जो लेक है वो टूट गया था। फिर 5th सेंचुरी में स्कंद गुप्त ने अगेन रिपेयर करा। तो दोनों ही इंस्क्रिप्शन इस बारे में बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक। तो मेरे ख्याल में जो आंसर है यहाँ पे वो बिल्कुल डी सही है। और इसके अलावा ये देखो एनसीईआरटी में दोबारा इन्होंने बताया सुदर्शन लेक के बारे में कि ये बड़ा ही सुंदर सा लेक है गुजरात में। और इन्होंने पहले गिरनार को लोकेट करने को कहा है। फिर इन्होंने बताया कि जो सुदर्शन लेक है ना वो एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है। और हमें रॉक इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में पता चलता है जो कि 2nd सेंचुरी AD की, और ये संस्कृत में लिखी गई है, जो कि शक रूलर रुद्रदामन के अचीवमेंट्स को भी बताती है। और इस इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि क्या बताया गया, एम्बार्क्समेंट एंड वाटर चैनल वाज बिल्ड बाय द लोकल गवर्नर ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य। मतलब जो स्पेसिफिक मैंने आपको नाम बता दिया, नाम भी याद रखना, स्टेट पीसेस में पूछ लेते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, पुष्यगुप्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। मौर्य के लोकल गवर्नर का नाम है पुष्यगुप्त, है ना। तो ये बात है। देन इसके बाद ये कह रहे हैं कि इस तरह से स्टॉर्म आया, एम्बार्कमेंट्स यानी जो पर्टिकुलर सपोर्ट था वो टूट गया। और इस तरीके से रुद्रदामन उस टाइम पे रूलिंग थे उस एरिया में, तो उन्होंने कहा कि लेक को रिपेयर कराना जरूरी। फिर अनदर इंस्क्रिप्शन भी उसी रॉक में देखने को मिलता है, तो बताया कि गुप्त डायनेस्टी के ही किसी रूलर ने रिपेयर करा था दोबारा से, राइट। तो स्कंद गुप्त, मैंने ये PDF वगैरह भी शेयर करा है। तो स्कंद गुप्त कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताओ गुप्त के किस रूलर ने इस पर्टिकुलर लेक को रीबिल्ड करवाया था या रिपेयर करवाया था। तो ये याद रखना, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाने का काम किन्होंने करा था, तो ये करा था स्कंद गुप्त ने, जो कि गुप्त डायनेस्टी के रूलर हैं। इसके अलावा रुद्रदामन ने भी, जो कि शक डायनेस्टी के हैं। तो ये सारे एसोसिएटेड क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। लास्ट में आप बताना आपका कितना स्कोर बना आउट ऑफ 10। आई गेस 10 क्वेश्चन हैं। देखो अशोक के धम्म के बारे में ये सवाल है, और 2 कथन है हमारे पास, सॉरी 3 है। पहला कह रहे हैं द थीम ऑफ अहिंसा इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अशोक धम्म, यानी अशोक के जो धम्म का एक महत्वपूर्ण विषय है अहिंसा। दूसरा कह रहे हैं द सेरेमनी ऑफ धम्म इज इन प्रॉपर कर्टेसी टू स्लेव एंड सर्वेंट्स। मतलब वही कह रहे हैं ना कि जो धम्म का नियम है वो ये है कि जो सेवक हैं, है ना, जो स्लेव्स हैं, उनके प्रति उचित व्यवहार, बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर्टेसी रखना, उनके साथ सही तरीके से पेश आना। तो ये भी धर्म के पार्ट में आता है। तीसरा कह रहे हैं धम्म में बौद्ध धर्म के प्रचार का समावेश था, है ना, प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म की बात करता है। ये अगर आप स्पेसिफिक सोर्स की बात करो तो ये जो उपिंदर मैम की बुक है उससे लिया गया, पर ये एनसीईआरटी से इजीली सॉल्वेबल है। अगर आप हमारे बैच स्टूडेंट हो तो ये इजीली आपने सॉल्व कर लिया होगा। हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करा है। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी बात है कि अशोक ने कोई बुद्धिज़्म के प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हो नॉन वायलेंस को प्रमोट करना और कुछ स्पेसिफिक तरीके के फीचर्स देखने को मिले। थोड़ा भी पढ़ लेते हैं और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो जो अहिंसा की बात है ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉन इंजरी की जो बात है, और फ्रीक्वेंटली मेंशन भी किया गया है। इनफैक्ट आप देखो जो रॉक एडिक्ट 1 हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एनिमल सेक्रीफाइसेस पर भी बैन लगाया गया है ना। और कुछ खास तरीके के फेस्टिव्स जहाँ पे एनिमल की किलिंग वगैरह होती है उन्हें रोका गया, और इससे इनफैक्ट देखा भी गया कि काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई एनिमल किलिंग में। और इनफैक्ट रॉयल किचन्स में भी एनिमल किलिंग काफ़ी कम हो गए। फिर पिलर एडिक्ट 5 ये बताता है कि किस तरह से जो प्रोहिबिशन है वगैरह वो सब चीज़ें। फिर इसमें आप देखो तो गुड कंडक्ट और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये पार्ट है धम्म का। और रॉक एडिक्ट 9 में फिर और भी चीज़ें बताई गई हैं, काफ़ी सारी एसोसिएटेड बातें। और जो सेरेमनी ऑफ धम्म है ये बताता है किस तरीके से कि प्रॉपर कर्टेसी मेंटेन करनी चाहिए स्लेव और सर्वेंट्स के लिए, और एल्डर्स के लिए रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना चाहिए, यानी बड़ों के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। देन इसके बाद वही कह रहे हैं लिबर्टी होनी चाहिए श्रमन्स और ब्राह्मण्स के लिए। श्रमन्स आप समझ रहे हो ना, श्रमन्स का मतलब क्या है, ये तो पूछा भी गया है ना सिविल सर्विसेज में, समन का क्या मतलब है। तो समन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि सन्यासी हैं। और रॉक एडिक्ट 11 बताता है कि जो गिफ्ट ऑफ धम्मा है बीइंग द बेस्ट ऑफ ऑल गिफ्ट, तो सभी गिफ्ट में सबसे बेस्ट गिफ्ट है धम्मा की गिफ्ट। और इसमें यही कह रहे हैं कि यह पढ़ो
Another important aspect of अशोक धर्म was the generation of mutual respect and concord. concord मतलब आपस में सौहार्द तरीके से रहना, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना डिफरेंट सेक्ट और रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच। इसी के साथ ही धर्म डिड नॉट कंसिस्ट द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्ट, बुद्धिस्ट और अदरवाइज। ठीक है, तो किसी भी धर्म के बारे में प्रचार प्रसार की बात नहीं थी, किसी भी धर्म के प्रचार का समावेशन नहीं था, प्रमोशन नहीं था। तो ये जो कह रहा है कंसिस्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म, ये गलत है। और जैसे ही आप 3 को हटाओगे तो करेक्ट ही इन्होंने पूछा है, तो 3 हट गया यहाँ से और यहाँ से भी, तो आंसर ऑप्शन सी है 1 और 2। और पहला सही है कि अहिंसा एक इंपॉर्टेंट थीम है और जो सेरेमनी धर्म की प्रॉपर कर्टिसी की बात करता है स्लेव्स और सर्वेंट्स को लेके। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया, बट यहाँ मैंने धम वाले सवाल नहीं लिए हैं क्योंकि अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है इंस्क्रिप्शन पे 30-40 मिनट की, बहुत ज़्यादा सवाल है इसलिए। अभी रिसेंट में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो वो वीडियो भी मैं मेंशन कर दूंगा, आप उसे देख लेना, आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। और मैंने आपसे कई बार कहा है, फिर से कहूँगा कि ऐसा कोई पेपर नहीं है हिस्ट्री में, अगर वो क्वेश्चन बनाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री से तो अशोक के अभिलेखों के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में, या फिर अशोक के धर्म के बारे में, या अशोक के स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के बारे में क्वेश्चन जरूर बनाते हैं, है ना। बहुत प्रोबेबल टॉपिक से, मतलब आप इन्हें स्किप नहीं करके जा सकते हो। हर एग्जाम का एक कुछ फॉर्मेट होता है ना, जिसमें कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, तो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का ये हाई यील्डिंग एरिया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हाँ मैं एक बात और बता दूं, अगर आप हमारे समग्र बैच के सिर्फ हिस्ट्री वाले पार्ट को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। हाँ ये देखो स्टेटमेंट दिए गए हैं टाउन प्लानिंग के बारे में, मोहनजोदड़ो के लोअर टाउन के बारे में, और आपको बताना है 3 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है जो लेंथ है ब्रिक्स का वो हाइट के ट्वाइस है। दूसरा कह रहा है जो हाई प्लेटफॉर्म से ये बिल्ड किए गए, ऑन विच हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड, मतलब जो ऊंचे चबूतरे हैं उनका निर्माण किया गया जिन पर घर बनाए गए, तो पहले प्लेटफॉर्म देन उनके ऊपर घर। द हाउसेज वर यूनिफॉर्मली रेक्टेंगुलर, मतलब घरों का जो नक्शा है ना समान रूप से आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो करेक्ट वाला आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस में मोस्टली एक आध स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट गलत होता है मोस्टली, है ना, कई बार हमने देखा ही है। अब आइडेंटिफाई करो, कई बार तीनों भी सही हो सकते हैं, तो थोड़ा नॉलेज भी, क्योंकि हिस्ट्री में नॉलेज प्रायोरिटी होती है। तो थीम इन इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है, मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। अभी जो नई वाली, मतलब नई वीडियो जो थी बैच की, वो भी मैंने यूट्यूब पे डाल दी, हरप्पन वाली, वो भी आप देख सकते हो, डेमो के रूप में हमने डाल रखा है, वहाँ पे भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सिटाडल जो है वो हाइट पे, और इसका फैक्ट भी था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए गए मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म्स पे, तो प्लेटफॉर्म वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है, तो ये सही है सेकंड वाली। देन इसके बाद कह रहे हैं कि जो लोअर टाउन है इसमें भी वॉलिंग की गई, मतलब इन पे भी दीवार थे। देन सेवरल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म से बनाए गए जो फाउंडेशन के जैसा थे। फिर इसमें ये यही कह रहे हैं कि ये कैलकुलेट किया गया, अगर एक लेबरर 1 सेंटीमीटर क्यूब भी डेली मूव करता है तो फिर फाउंडेशन को रखने में 4 मिलियन पर्सन पर डे लगते होंगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग काम कर रहे थे कुल मिलाकर के। देन इसके बाद यही कह रहे हैं कि एक बार जो प्लेटफॉर्म या प्लेस में आ गए तो जितनी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है सिटी पे वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए एक फिक्स एरिया में इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो जो सेटलमेंट है वो पहले प्लान किया गया। तो ये बड़ी वाइज बात है, बहुत ही बुद्धिमानी वाली बात है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो टाउन प्लानिंग है वो बिल्कुल उत्कीर्ण है। आप बाकी देशों में जब कंपेयर करोगे उस टाइम की जो सभ्यताएं थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के मुकाबले कुछ नहीं थी, है ना। और ये हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो आप इस बात को बखूबी समझते हो कि उनके पास बेस्ट रिसोर्सेज थे उस टाइम के। और आज के डेट में 5-6 हज़ार साल होने के बाद भी जब हम एक्सकवेशंस को पढ़ते हैं समझते हैं तो हमें ये बात बहुत ही चौंकाने वाली लगती है। फिर इसके बाद देखो प्लानिंग्स की जब हम बात करते हैं तो ब्रिक्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो या तो धूप में सुखाए गए होंगे या फिर उन्हें पकाया गया होगा, और ये स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो के थे, तो ये भी बड़ी ही खास बात है। जहाँ पे ये कह रहे हैं जो लेंथ और ब्रेथ थे 4 टाइम्स थे और ट्वाइस थे हाइट के, है ना, एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो है वो क्या है 4:2 और 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली, तो 4:1 है ना, ये रेशियो है लेंथ ब्रेथ और हाइट का। तो इस तरह के जो ब्रिक्स हैं वो सारे हड़प्पन सेटलमेंट पे यूज़ किए गए। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जो लेंथ है ब्रिक की वो हाइट की ट्वाइस थी, नहीं वो हाइट की ट्वाइस नहीं थी, वो ब्रेथ की ट्वाइस थी। तो ये वाली बात जो है गलत है, फैक्चुअल भी दे रखा है इन्होंने, इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं गलत होने के। तो पहला गलत है, तो इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, जो आंसर है वो हमारा निकल के आ गया ऑप्शन डी 2 और 3। तीसरा भी सही है, यूनिफॉर्मली रेक्टेंगुलर तो थे ही, है ना, तो ये प्लानिंग में हम देख रहे हैं और ये बातें भी सारी ही मेंशन है, तो कोई इसमें नई बात नहीं है। बाकी हड़प्पन सिविलाइजेशन पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं तो आप उसे देख सकते हो। ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो इनकी ईंटों का जो मानक अनुपात है वो क्या था 1:4, यानी जो हाइट है, जो ऊंचाई है 1 के रेशियो में, जो ब्रेथ है वो 2 के रेशियो में, और जो लेंथ है 4 के रेशियो में है। तो लंबाई जो है ऊंचाई की 4 गुना है।
तो हड़प्पा पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको, ये आप देख सकते हो, है ना, ये अर्लीस्ट एविडेंस है, जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो ना तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे क्वेश्चन कर लोगे। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ स्किप ही नहीं करा। एनसीईआरटीज़ वगैरह भी है, इसी पे के क्वेश्चन है, देन बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख लो, अच्छे से रिविज़न हो जाएगा। फ़िलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें पूछ रहे हैं द बहमनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर क्लेश फ्रीक्वेंटली ओवर द टेरिटरी ऑफ। तो किस टेरिटरी के लिए बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर ने क्लैश करा, मतलब अक्सर लड़ाई करी? और ये है मदुरई, वारंगल, मालाबार या रायचूर दोआब। तो अगर आपको थोड़ी भी हिस्ट्री पता है, लोकेशन पता है, तो ये आप समझ रहे हो जो मदुरई है वो तो तमिलनाडु वाला काफ़ी सदर्न रीजन है। वारंगल भी नहीं होगा, मालाबार तो केरला वाला रीजन वो भी नहीं होगा, रायचूर दोआब सही आंसर है। देखो रायचूर दोआब काफ़ी फर्टाइल लैंड था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच है, तो स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एग्रीकल्चरली रिच है और इकोनॉमिक वैल्यू भी है। तो जो बहमनी सुल्तनत है और जो विजयनगर एम्पायर है अक्सर वॉर्स लड़ते हैं इस पर्टिकुलर रीजन को कंट्रोल करने के लिए। और ये सोर्स क्या है, तो कई बार पूछा गया है, कोई नई बात नहीं है, पढ़ सकते हो आप। ये पहले पूछा गया है कि द मेन प्लेस फॉर वॉर बिटवीन द विजयनगर एंड बहमनीस, तो क्या होगा आंसर, रायचूर दोआब। इसके अलावा जो एनसीईआरटी है उसमें तालीकोटा के बारे में है ना, तालीकोटा जो बैटल है वो भी आप पढ़ सकते हो, जो बैटल ऑफ तालीकोटा है उनसे भी लेकर क्वेश्चन बना है। सीएपीएफ में आई गेस 2022 में पूछा गया था। तो जो तालीकोटा का बैटल है वो भी इनके बीच ही खास तौर से देखने को मिलता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना तालीकोटा बैटल के बारे में कि किन के बीच है। तो तालीकोटा जो है वो विजयनगर एम्पायर है एक साइड में, और दूसरे साइड में आप देखो तो बहमनी रूलर्स हैं और भी कुछ लोकल रूलर्स हैं जो एसोसिएटेड थे। तो 1565 में रामाराय जो कि चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर एम्पायर के, बता ही देता हूँ कि बहुत रिपीट करता है, 1565 में ये वॉर हुआ है। पहली चीज़ तो यही याद रखनी है, 1565 में किनके बीच हुआ है, तो एक साइड में है रामाराय, और जो रामाराय है वो चीफ मिनिस्टर है या चीफ एम्पायर के मतलब राइट हैंड आप कह सकते हो विजयनगर एम्पायर के। ठीक है, विजयनगर एम्पायर। और दूसरे साइड में कौन है, दूसरे साइड में है बीजापुर और अहमदनगर और गोलकुंडा, इन तीनों की कंबाइंड आर्मीज़ है। तो खास तौर से जो विक्टोरियस आर्मी ये रहती हैं और ये जीत जाती हैं। देन विजयनगर एम्पायर को पूरे तरीके से सेक्ट कर लिया जाता है और जो सिटी है वो टोटली अबेंडन हो जाती है विद इन अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, समझ आ गई बात। तो 2022 में ही हमने एनालिसिस करी थी सीएपीएफ की, उस टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अभी भी वीडियो है यूट्यूब पे, आप सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन ना पूछा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 वगैरह के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस करा है। तो ये क्वेश्चन आप देखो, 3 दिए गए हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी एट द सेंटर, और तीसरा अबोलिशन ऑफ द इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल यानी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों सेम बात है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल लेटेस्ट वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ था जम्मू कश्मीर पीसीएस का, उसमें पूछा था इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। पहला इन्होंने कहा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करा और मिनिस्ट्रीज बनाई जो रेस्पॉन्सिबल थी इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को लेकर। दूसरा कहा इट रिटेन द ओवर राइडिंग पावर ऑफ गवर्नर जनरल इन बोथ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब गवर्नर जनरल के पास एक्स्ट्रा पावर थी, ओवर राइडिंग पावर थी, इसे बनाए रखता है एक्ट। और तीसरा क्या है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया सेंटर में भी और सारे ही प्रोविंसेस में बिना एक्सेप्शन के। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था ऐसी बात नहीं है, फेडरल असेंबली थी लोअर हाउस के लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस। तो ठीक है, तो वो वाली बात गलत थी। इस वीडियो का आप रेफर कर लीजिए, है ना, कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था प्रोविंसेस में डायरकी वगैरह अबॉलिश की गई थी, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। बट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। और इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो पेपर है खास तौर से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बिल्कुल, डायरकी एट द सेंटर बिल्कुल, और इंडियन काउंसिल को इंडिया काउंसिल या काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया गया, ये बात भी सही है। तो आंसर यहाँ पे बनता है D 1, 2 and 3। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे मैं करवाऊंगा तो 20-30 क्वेश्चन हो जाएंगे और उन्हें आप कर लोगे तो कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। बट उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनानी पड़ेगी, तो हमने कई बार यूट्यूब में ये डिस्कस करा, वहाँ से आप रेफर कर लो और ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर रखो, क्योंकि अभी सिविल सर्विस में भी रिसेंटली इन्होंने पूछा है, आगे भी पूछेंगे। 8 अगस्त 1942 के रेफरेंस में उन्होंने पूछा कि कौन सी बात सही है। कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन करा कुछ 7 प्रोविंसेस में, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपेंड कर दी गई ताकि और ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड कर सकें। और इसमें तीसरा कह रहे हैं जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है ये पास किया गया बाय द कांग्रेस। चौथा क्रिप्स प्रपोज एन इंडियन यूनियन विथ फुल डोमिनेंट स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। तो ये 4 दिए गए हैं। तो ये आप जानते हो, ये सिविल सर्विसेज 2021 का कॉपी है,
आई गेस ऑप्शंस भी सेम, हाँ बस ऑप्शंस को सफल कर दिया ना, कुछ भी नया नहीं मेहनत करा है इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा ना, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी बस एक बात बतानी है मेरे को ज़रूरी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आप जानते हो कि इस एक्ट ने डायरकी को प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दिया और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी, है ना। और जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है उन्हें रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को लेकर। और डायरकी एट सेंटर का मतलब क्या है, देखो जो डायरकी है जो अर्लियर एग्जिस्ट कर रही थी 1919 के एक्ट के तहत, वो सेंटर में भी रख दी गई। और फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट में, ट्रांसफर सब्जेक्ट में। तो ये जो फेडरल वाला पार्ट है फुल्ली इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ था, बट प्रोविजन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा था। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो मैंने बता ही दिया आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड द दांडी मार्च बिगिन एंड व्हेन डिड इट एंड। तो मतलब कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। तो आप ये देखो, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कितने दिन तक चला था, 24 दिन तक, है ना। और 26 जनवरी को तो नहीं स्टार्ट हुआ, 12 मार्च को। तो 12 मार्च में आप 24 दिन ऐड करोगे तो ये कितना होता है, 12 में अगर मार्च की बात करें हम 31 दिन का होता है ना, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बनता है 6 अप्रैल या 12 अप्रैल। 12 अप्रैल से 12 मार्च, ये तो पूरा एक महीना है। गलत हो गया, आंसर क्या है बी, 6 अप्रैल तक चलता है। ठीक है, लगभग 24-25 दिन आ रहा है, तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर आप ये क्वेश्चन देखो, मार्को पोलो अल्बरूनी दुआर्ते बारबोसा। तो सेंचुरी आपको बतानी है। अब भले ही आपको फैक्चुअल दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन भी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ट्रेवलर्स में वो यही पूछते हैं मोस्टली। अभी क्वेश्चन आया था उसमें भी इन्होंने पूछा था इस तरीके से। तो ट्रेवलर्स पर हमने किस तरह से डिस्कशन करा है, पहले मैंने आपको एक मेन फाइल प्रोवाइड करी है बैच के अंदर, जिसमें मैंने सारी चीज़ें, देखो आप ये पढ़ सकते हो, अल्बरूनी का जन्म कब हुआ, 973 AD, मतलब ये 10th सेंचुरी के हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या कह दिया है, ये इन्होंने कह दिया है 13th सेंचुरी। तो ये वाला आई गेस यहाँ है और मार्को पोलो 13th में आएगा। अब देख लो बाकी चीज़ें भी, इवन बतूता, बर्नियर, सबके बारे में पता होना चाहिए। ट्रेवर्नियर पर आई गेस 2017 में क्वेश्चन पूछा है ना सिविल सर्विसेज में, तो ट्रेवर्नियर भी पता होना चाहिए कि जेम मर्चेंट थे, फ्रांस से थे। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। देन इसी के साथ ही हम देखते हैं कि ट्रेवलर्स पे जो क्वेश्चन आए हैं उनमें आप देखो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं ट्रेवलर्स पे, छोटा टॉपिक है बट उन्हें बहुत, हाँ ये देखो इवन बतूता 1355 में ये इन्होंने बुक लिखी रहेला। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो इनका टाइम पीरियड कौन सा होना है। हाँ ये देखो, तो इसमें अल मसूदी है, सुलेमान है, मार्को पोलो, अमीर खुसरो ने पूछा था। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था फॉरेन ट्रेवलर उनकी डायनेस्टी। सुलेमान जो है 9th सेंचुरी के, अल मसूदी 10th सेंचुरी, मार्को पोलो 13th सेंचुरी, है ना, अमीर खुसरो 13th सेंचुरी। तो यहाँ समझ आता है कि जो मार्को पोलो है वो 13th सेंचुरी के हैं। याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट एक एसोसिएशन तो समझ आ ही जाता है ना। बारबोजा 16th सेंचुरी के। तो इस हिसाब से एक ही सही है, एक पेयर सही है। तो आंसर यहाँ पे बी होगा 1, बाकी 1 और 2 को स्वैप कर दिया गया है। तो ये थे 10 सवाल, और आप थीम समझ गए होगे। देखो कुछ थीम हमने ऑब्जर्व करा ना, जैसे वो एक्ट वाला पूछते हैं, तो आप एक्ट प्रिपेयर कर लो अच्छे से। 1919 का एक्ट, 35 का एक्ट, पहले तो वो भी बहुत ज़्यादा पूछते थे, 1853 या 33 वाला एक्ट। तो ये सब अच्छे से आपके टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा ये ट्रेवलर वाली एक थीम है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। मुगल पेंटिंग एक थीम है, तो थीम वाइज हमने हिस्ट्री पढ़ाई इसी वजह से। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।